सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी, माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल, पेंड्रा रोड, छत्तीसगढ़ से। अगर हमारे पंख होते तो हम लोग मस्ती में उड़ते, जहाँ मन पड़े वहाँ जाते, ठीक है। खूब ऊंचाई तक उड़ते, खूब लंबा सफर तय करते। ऐसा करते कि कभी कभी हम लोग भारत से पाकिस्तान, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी अमेरिका, कभी इंग्लैंड, कभी लंदन, ऐसे ही चले जाते। कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना कोई फ्लाइट लेने की जरूरत पड़ती। कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि हवा चलती, क्या हवा को कोई रोक सकता है? हवा तो बह रही है, आंधी चलती है। देखिए अभी जैसे टिड्डियों का दल आया था, पाकिस्तान से होता है, उधर ईरान से होता हुआ आता है, ठीक है, और उसके बाद पाकिस्तान से भारत में, ठीक है, उधर बांग्लादेश साइड चला जाता है, वापस भी चला जाता है। मतलब इनको कोई रोक नहीं सकता, ये चीज़ें आती जाती रहती। बादल को देखिए, कितने सारे बादल हैं, ठीक है, पर अगर हवा चलती है बादल को बहा कर ले जाती है। इंडिया का बादल पाकिस्तान में कभी जाके बरसे, कभी नेपाल में जाके बरसे, ठीक है, कभी रसिया में जाके बरसेगा, तो कभी ऑस्ट्रेलिया में। ऐसा मतलब ये चीज़ें चलती रहती हैं। मतलब पक्षी हैं, परिंदों को देख, कई बार प्रवासी पक्षी होते हैं, दूसरे देश के पक्षी हमारे देश में आते हैं, हमारे देश के पक्षी वहाँ जाते हैं। इनको कोई रोकने वाला नहीं है, तो इनके लिए कोई बॉर्डर नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया है, मनुष्यों ने, हम लोगों ने इस धरती को एक पिंजड़ा खाना बना दिया है, एक जेल खाना बना दिया है। बस आदमी कैद रहेगा, एक देश का आदमी दूसरे देश में नहीं जा सकता। जाने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, अनुमति लेनी पड़ेगी तब जाएगा। ऐसे तमाम, मतलब हम लोगों ने, मनुष्यों ने कितनी जटिल व्यवस्था बना दी है, ठीक है, पर खुद के लिए ही, अपने खुद के लिए। लेकिन प्रकृति ने, ठीक है, पक्षियों को आज़ाद रखा है, ठीक है, हवा आज़ाद है, बादल आज़ाद है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज़ाद हैं। तो इसी तरह की भावना लिए हुए बच्चा, इसी तरह की भावना को व्यक्त करती हुई एक कविता है जो कक्षा 8 की बसंत में पाठ 6 में लगी हुई है, जिसका नाम है भगवान के डाकी। भगवान के डाकी। भगवान के डाकी, ये एक कविता है और इसको लिखा है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। ये कविता है, इसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी एक बहुत बहुत बड़े रचनाकार हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं आधुनिक काल के। और रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बेगूसराय जिला बिहार में हुआ। मतलब बेगूसराय एक जिला है बिहार में, वहाँ हुआ। वो असल में एक मैथिली क्षेत्र है, मैथिली भाषा वहाँ बोली जाती है। और इन्होंने राजनीति विज्ञान और इतिहास से पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। और इन्हें बांग्ला, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू और कई भाषाओं का ज्ञान था इनको। भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे, जो भागलपुर विश्वविद्यालय है बिहार में, वहाँ के कुलपति भी थे। और प्रथम जो भारत की जो प्रथम संसद है, जब भारत आज़ाद हुआ, उसमें जो पहली संसद बनी, तो पहली संसद के सांसद भी थे, मतलब वहाँ सदस्य, मतलब संसद सदस्य थे ये। और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। इन्होंने कहानी, मतलब कविताएं, निबंध, आलोचना, समीक्षा, खंड काव्य, ऐसी बहुत सारी विधाओं में इन्होंने रचनाएं की। और इनकी रचना का जो मुख्य मूल जो मतलब भाव है, वो राष्ट्र प्रेम, ठीक है। मतलब ये राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत इनकी कविताएं रहती हैं। जैसे इनका एक रश्मि रथी जो है, बहुत ही मतलब प्रचलित खंड काव्य है। और इनका एक कुरुक्षेत्र तो महाकाव्य है। कुरुक्षेत्र तो बहुत ही, मतलब बहुत प्रसिद्धि मिली कुरुक्षेत्र को। और रामधारी सिंह दिनकर जी को भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण जैसे पुरस्कारों से, पद्म भूषण सम्मान से इनको नवाजा गया। 24 अप्रैल 1974 को लगभग 65 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये तो थोड़ा सा रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में था। और सबसे बड़ी बात है कि रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। भारत जो, मतलब भारतीय जो अपना साहित्य है, ठीक है, भारतीय वाङ्मय है, इसमें जो आधुनिक काल है,
इस आधुनिक काल में आप देखेंगे कि जो साहित्य है आधुनिक काल का, उसमें एक दौर चलता है, मतलब राष्ट्र कवियों का, ठीक है, जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कवि है। जैसे एक मस्ती की धारा है, उसमें आप देखते हैं भगवती चरण वर्मा है, हरिवंश राय बच्चन है। ऐसे ही एक मतलब राष्ट्र कवियों का एक दौर है जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत, देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत, जिसमें आपके माखनलाल चतुर्वेदी हैं और आपके मैथिली शरण गुप्त जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। ऐसे ये तमाम कवि जो हैं, ये सब लोग कवि और कवियत्री, ये देश प्रेम और राष्ट्र, जो राष्ट्रीयता की भावना है, ठीक है, उस दौर में आते हैं लोग, ठीक है। तो जो दिनकर जी हैं, ये एक बार इन्होंने कहा कि जो मैथिली शरण गुप्त जो हैं, उनको राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है। और दिनकर जी ने एक बार कहा कि मैं गुप्त जी के सामने मैं एक महज डिप्टी राष्ट्र कवि हूँ। ये उन्होंने खुद कहा कि मैं एक महज एक डिप्टी राष्ट्र, मैं राष्ट्र कवि नहीं, डिप्टी राष्ट्र कवि हूँ। असली राष्ट्र कवि तो गुप्त जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी। तो इनको, लेकिन उसके बावजूद भी इनको राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है कि बहुत सारी रचनाएं हैं जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं, बहुत सारी अच्छी रचनाएं हैं। तो ऐसी एक रचना है हमारी, ठीक है, लेकिन इसमें जो है प्रकृति के बारे में थोड़ा सा चित्रण किया गया है, ठीक है ना। बात तो स्वतंत्रता की है, कहीं ना कहीं इस कविता में स्वतंत्रता का भाव है, लेकिन मतलब ये कविता जो है प्रकृति के बारे में है, ठीक है। ये कविता जो है प्रकृति की बात करती है और उसका जो मूल भाव कहीं ना कहीं स्वतंत्रता से छिपा हुआ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग कविता को। भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। डाकिए का मतलब क्या होता है? डाकिए का मतलब होता है संदेश पहुंचाने वाला, ठीक है। इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको पोस्टमैन, संदेश पहुंचाने वाला। डाके का मतलब हुआ संदेश पहुंचाने वाला। पहले इनको संबदिया भी कहा जाता था, ठीक है। तो पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। बहुत सुंदर कविता है, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत शानदार। देखिए, ये कह रहे हैं कि जो पक्षी और बादल है ये भगवान के डाकिए हैं जो संदेशा लेकर आते हैं। किसका संदेशा? एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। महादेश मतलब ये लोग जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जो महाद्वीप है, एक महाद्वीप का संदेश दूसरे महाद्वीप में ले जाते हैं, ठीक है। ये भगवान के डाकिए हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। अब वो क्या संदेश लेकर आए वो हम तो नहीं समझ पाते, लेकिन जो पेड़ पौधे पानी और जो पहाड़ हैं, पेड़ पौधे पानी और पहाड़, ये उनके लाए गए संदेश को बांचते हैं। बांचना एक शब्द है। बांचना का मतलब होता है पढ़ना। बांचना का मतलब होता है पढ़ना या समझना। बांचने का संबंध मुख्यतः पढ़ना से है, ठीक है। तो मतलब उनकी जो लाई चिट्ठियां उसको कौन पढ़ सकता है, कौन समझ सकता है? केवल पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही समझ सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही। आगे देखिए, अब अपनी बात कर रहे हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं, एक शब्द है आंकते हैं। आंकते या आंकना हम इसको समझते हैं। आंकना क्रिया है, तो आंकना का मतलब होता है आकलन, आकलन करना, आकलन या अनुमान। आंकड़ा का मतलब क्या है? तो हम तो केवल ये अनुमान कर सकते हैं या आकलन कर सकते हैं। क्या आकलन? कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम ये पेड़ पौधे मतलब ये बादल और जो पक्षी, इनको देखकर हम क्या समझ सकते हैं? हम केवल यही अनुमान लगा सकते हैं कि एक देश की जो मिट्टी है, एक देश की जो धरती है, वो दूसरे देश को सुगंध भेजती है, ठीक है ना। ये जो बात है, ये इस बात में वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, मतलब एक देश की जो धरती है वो दूसरे देश को सुगंध भेजती है। इस सुगंध का मतलब क्या है? सुगंध खुशबू का प्रतीक है, ठीक है। मतलब एक सकारात्मक चीज
ठीक है। कुदरत जो है बना रखा है कुदरत ने, ठीक है ना, कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, ठीक है। और मनुष्य क्या करता है, किसी को जाने नहीं देता है, बॉर्डर बना के रखे हैं उसने, लेकिन क्या वो पक्षी और बादल को रोक सकता है? नहीं, ठीक है। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, मतलब कि देखिए जब हवा चलती है, जैसे ऐसा माना जाता था कि जब मलयागिरी जो हिमालय के ऊपर जो है, ठीक है, मलयगिरी पर्वत, जब वहाँ से हवा आती थी तो उत्तर की तरफ जो हवा आती थी तो वहाँ मलयागिरी चंदन होता है वहाँ, तो वहाँ की जो हवा है जब वो आती थी भारत में तो बड़ी ही ठंडी और बड़ी ही खुशबूदार होती थी, क्योंकि हिमालय पर्वत है। तो वहाँ से जब कोई हवा आएगी, ठंडी हवाएं आएंगी। आप भी कभी कभी देखिए, हम लोग यहाँ रहते हैं, कभी कभी बहुत गर्म हवाएं चलने लगती हैं, और कभी कभी अचानक ही मौसम में बिना मतलब कोई न तो बादल होगा ना बारिश होगी, लेकिन हवा बहुत तेज चलेगी और फिर आप अचानक आपको बहुत ठंड सी लगेगी, बड़ी ठंडी हवा लगेगी। ठंडी हवा कहाँ से आती है? पता नहीं किस देश की हवा है जो आकर हम यहाँ लग रही है। तो एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, ये महसूस किया होगा उन्होंने, इसलिए लिखा। आगे देखिए, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिलता है। और वह जो सौरभ है, सौरभ का मतलब होता है खुशबू, और वह सौरभ, सौरभ का मतलब होता है खुशबू, खुशबू या उसको महक कह सकते हैं। कई बार कुछ लोगों का नाम भी होता है सौरभ, खुशबू भी नाम होता है, महक भी नाम होता है। तो वो जो खुशबू है, जो जिस सुगंध को एक देश की धरती ने दूसरे देश के लिए भेजा है, वो पक्षियों की पांखों पर तिलता है। मतलब जो पक्षी आ रहे हैं उनकी पांखों पर तिलता माने तैरता है, तिलता माने तैरता। पक्षियों की पांखों पर तिलता है माने पक्षियों की पंखों पर तैरता हुआ आता है हमारे देश में, ठीक है, या दुनिया के किसी भी देश में, एक देश से दूसरे देश में। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और एक देश का भाप मतलब देखिए, एक भौगोलिक क्षेत्र है, समुद्र है, नदियां हैं, ठीक है ना, वहां से भाप बनती है सूर्य की गर्मी से और बादल बनते हैं। तो क्या बादल वहीं रुके रहेंगे? वो बादल किसी और देश में जाकर गिरेंगे। तो एक देश की जो भाप है वो दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, ठीक है ना। मतलब प्रकृति ने खुद अपने आप को कितना स्वतंत्र बना रखा है। अगर सोचिए, मनुष्य बादल और पानी को रोक सकता, ठीक है, तो क्या करता वो बादल को जाने ही नहीं देता, बोलता कि बस यही बरसो, ठीक है ना। नदियों का पानी का रुकता है क्या? ठीक है, क्या नदियों के पानी को रोक सकता है? नदियां देखिए कैसे आराम से बहती हैं, ठीक है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मनुष्य क्या करता है, बांध बना लेता है, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं रोक सकता। कितना रोकोगे पानी को? पूरे पानी को नहीं रोक सकते आप, आपको छोड़ना ही पड़ेगा पानी। तो ये कविता बता रही है कि जो प्रकृति की जो चीजें हैं, जैसे कि पक्षी हैं, जैसे कि बादल है, जैसे कि नदियां हैं, जैसे कि हवा है, इनको आप रोक नहीं सकते, ठीक है। भाप बनती है, मान लीजिए अरब सागर में पानी गिरे, अरब सागर में गर्मी होगी तो अरब सागर की जो भाप होगी उससे बादल बनेगा, तो वो तो इंडिया में भी गिर सकता है और जाके पाकिस्तान में भी गिर सकता है, दुनिया किसी देश में गिर सकता है। क्या उसको कोई रोक सकता है? नहीं, ठीक है। ऐसे ही बच्चों, मैं आपको बताऊं, इसी कविता से जुड़ी हुई एक गाना भी है। रिफ्यूजी फिल्म में, पहली फिल्म थी रिफ्यूजी, अभिषेक बच्चन और करीना कपूर की, जिसमें गीत है बहुत सुंदर सा, पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना रोके। तो ये गीत मैं सोचता हूँ कि मतलब मेरे को एकदम सामने लग रहा है कि जो रचना, जिसने इस गीत को लिखा हो, उसने कहीं ना कहीं दिनकर जी की इस कविता को पढ़ा होगा, और पढ़ करके हो सकता है प्रेरित हुआ, उसने ये गाना बनाया, ठीक है। और ये चीजें हमें दृष्टा पे भी हम देखते भी कि चीजों को कोई रोक नहीं सकता। तो ये कविता स्वतंत्रता की बात भी करती है कि मनुष्य अगर स्वतंत्र रहे, जैसे कि कुदरत है, कुदरत तो स्वतंत्र है, पक्षी बादल हवा सब एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, लेकिन मनुष्य ने क्या किया है? मनुष्य ने पिंजड़ा बना लिया, मनुष्य ने कैद खाना बना लिया और कैद हो गया उसमें, ठीक है। आना जाना जो इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन क्या पक्षियों को इजाजत लेनी पड़ती नहीं? बहुत ही अच्छी कविता है बच्चों, आप लोग इस कविता को पढ़ें और थोड़ा सा रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में जानें, और इस पाठ के प्रश्नों को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर आप कविता को पढ़कर उसके माध्यम से खोजने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।